अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना हम करेंगे स्पेसिमेन पेपर एड मैथ्स का ओ लेवल। ठीक है। अब एज यू नो कि जो एड मैथ्स का सिलेबस है इस साल से 2025 ऑनवर्ड्स चेंज हुआ है, तो उसका स्पेसिमेन है ये, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिमेन। ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप एंड तक प्रॉपरली हर क्वेश्चन देखना। ठीक है। और हम कर रहे हैं P1। देखो एड मैथ में इस साल से जो है P1 आपके पास जो है वो विदाउट कैलकुलेटर वाला पार्ट है। ठीक है। हाँ, पिछले सालों से पिछले जो ईयर्स थे उसमें हमेशा P1 और P2 दोनों थे विद कैलकुलेटर, लेकिन इस साल से उन्होंने P1 जो है कर दिया विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है। तो ऑब्वियसली पे क्वेश्चंस भी उस लिहाज से आएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी बिगिन, यू नो थ्री थिंग्स दैट यू हैव टू डू। वो काम ये है कि पहले भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो। ठीक है। और सेकेंडली कम्युनिटी ज्वाइन कर लो हमारी व्हाट्सएप की। लिंक्स डाली हुई है मैंने ग्रुप्स की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। और थर्डली, और इन द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट करना ज़रूर, फीडबैक देना है ठीक है मुझे अपना। और सेकेंडली वीडियो को लाइक करना। ठीक है। लाइक तो अभी कर दो खैर। ठीक है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। आगे बढ़ते हैं, सॉरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे कि दैट डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस फंक्शन, कोई होगा अंदर इसके। ठीक है। वेर एफ एक्स इज अ क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, बताया हुआ है। फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर एफ एक्स इन फैक्टोराइज फॉर्म। अब देखो, अभी फिलहाल के लिए इस मॉड्यूलस को भूल जाओ। ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स हमें निकालना है। ठीक है, एफ एक्स निकालना है। अब देखो, हमारे पास ये जो ग्राफ है ना, ये तीन जगह से गुजर रहा है एक्स एक्सिस पर। तो हमारे पास एक आंसर तो हो गया भाई कि y इज इक्वल टू बराबर होगा x+1 के। ठीक है, इसको दिखाने के लिए, इस रूट को दिखाने के लिए। और y इंटू, अब देखो ये 0.5 का मतलब क्या होता है? 0.5 का मतलब होता है आपके पास 1/2। 0.5 का मतलब होता है 1/2। और हम, अगर हम लेट सपोज करो कि हमारा आंसर x की वैल्यू 1/2 कब आएगी? जब हम 2x-1 इज इक्वल टू 0 कर दें, है ना? तो ही हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 आएगी, है ना? अगर हम 2x-1 इज इक्वल टू 0 कर दें, उस सूरत में ही हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। सही है। तो इसका रूट, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? इसको हम इस तरह लिखेंगे, 2x-1। ठीक है। और ये क्या हो गया? x-2। ठीक है। इतना तो आपको आता होगा करना। ठीक है। इसमें आई होप आपको कोई मसला नहीं होगा, मैंने क्यों लिखा है इस तरह। आई होप आपको कोई मसला होगा नहीं इसमें। ठीक है। बेसिकली क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, जहां वाई जीरो होता है। तो हमने जब वाई को जीरो किया तो हमारे पास ये तीन फैक्टर्स आ गए। ठीक है, एक्स के इन फैक्टराइज्ड फॉर्म। सही है। अब देखो, अब आप चेक करो ग्राफ को। ग्राफ से देखकर, आपके पास ग्राफ जो गुजर रहा है ना, आपके पास ग्राफ जो गुजर रहा है वो गुजर रहा है 10 से ऑन दी वाई एक्सिस। अब देखो, जब वाई जीरो था तो हमारे पास, अब लेट से वाई जीरो है ना, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू ये सब आने चाहिए, ये तीनों। इसका मतलब होगा इक्वेशन सही बनी है। ठीक है। कि खुद देखो, x+1 इज इक्वल टू 0 है, 2x-1 इज इक्वल टू 0 है, x-2 इज इक्वल टू 0 बन रहा है। तो x बराबर है -1 के, और x बराबर है 1/2 के, 0.5 मतलब, और x बराबर है 2 के। तो ये तीनों वैल्यूज ही आ रही हैं। लेकिन मुझे बताओ, क्या इस इक्वेशन से हमारे पास, अगर मैं x को 0 कर दूं, तो क्या y 10 आ रहा है? क्योंकि जब x 0 है तो ग्राफ 10 से गुजर रहा है ना? तो हमने क्या किया, जब हमने वाई जीरो किया तो हमारे पास एक्स की ये तीन वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप करो, अगर आप इन इस इक्वेशन में जो आपने बनाई है, इसमें आप एक्स जीरो करो, तो क्या वाई की वैल्यू आपके पास 10 आ रही है? क्योंकि 10 से गुजर रहा है ग्राफ आपका। चेक कर लेते हैं। वाई इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -2। क्या ये 10 वैल्यू आ रही है? -2 × 1 2 होता है।
टू वैल्यू आ रही है, y2 आ रही है, मतलब y2 है बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, y2 है जब x 0 है, और ऐसा ग्राफ में नहीं है। इसका मतलब है आपने जो है इक्वेशन सही फॉर्म नहीं की, आपको कोई और चीज भी इक्वेशन में ऐड करनी पड़ेगी ताकि आपके पास ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही हो, आपके पास 10 ही आ रहा हो जब आप x 0 करो। तो मुझे बताओ, अगर हमारे पास y 0 में x 0 में y2 आ रहा है, तो अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में इक्वेशन को इस साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हिस्सा 10 बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, बन गया। तो हमने क्या किया, हमने इस हिस्से को राइट हैंड साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चेक करो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई। हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई है y इज इक्वल टू 5 × x + 1 × 2x - 1 × x - 2। अब चेक करो वापस दोनों कंडीशन, कि जब मैं इस इक्वेशन में x को 0 करता हूं तो मेरे पास y क्या आ रहा है। आप चेक करोगे y आपके पास क्या आएगा, 10 ही आएगा। और आप चेक करो जब मैं इस इक्वेशन में x y को 0 करता हूं तो मेरे पास क्या ये x की ये तीन वैल्यूज आ रही हैं। तो आपके पास यही तीन वैल्यूज x की आ रही होंगी, क्योंकि जब आप y को 0 करोगे ना तो आपके पास 5 जो है इधर चले आएगा, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और वापस से आपके पास क्या, इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो x - 1 के बराबर हो गया, और यहाँ पे x बराबर हो गया हाफ के, और x बराबर हो गया 2 के। ठीक है, तो आप चेक करोगे कि इस इक्वेशन में ही आपके पास दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। सही है, तो आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो गई है सक्सेसफुली, आपने फॉर्म कर दी है। ठीक है, अब लेकिन एक और मसला है, एक और बात ये है कि अब देखो हमारे पास जो है ना, जो एफ एक्स बना है, ये हमारे पास हमने एफ एक्स फॉर्म कर लिया, हमने एफ एक्स फॉर्म कर लिया। अब देखो एफ एक्स हमारे पास ये मॉडुलस है, इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे अंदर वाली चीज माइनस हो या प्लस हो, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा ना वो प्लस ही आएगा। जब भी आप खुद देखो कोई ग्राफ का कोई भी हिस्सा बिलो दी एक्स एक्सेस नहीं है, क्योंकि मॉडुलस करता है क्या है कि जो भी हिस्सा एक्सिस के बिलो होता है ना, एक्स एक्सिस के बिलो होता है, वो ऊपर कर देता है, अबव दी एक्सिस कर देता है। ठीक है, प्लस कर देता है। तो चाहे आपका आंसर, आपकी इक्वेशन एफ एक्स जो है वो +5 × दिस हो या -5 × दिस हो, आपका आंसर इन दी एंड क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है, दो पॉसिबिलिटी बन रही है इक्वेशन की, कि y इज इक्वल टू +-5 × x + 1 × 2x - 1 × x - 2। ये है आपकी फाइनल इक्वेशन, इसके आपको मिल गए 3 मार्क्स। आई होप क्लियर है कि एफ एक्स कैन बी +5 × दिस एंड एफ एक्स कैन बी -5 × दिस, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मॉडुलस इन दी एंड सबको प्लस ही कर देगा। ये आपका आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। टू का पार्ट ए क्या बोल रहा है, टू बोल रहा है पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है Px 6x³ +ax² +bx +2, जहाँ पे कहा हुआ है कि ए और बी इंटीजर्स हैं और x - 2 फैक्टर है। ठीक है, क्या मतलब हुआ x - 2 फैक्टर का, कि जब आप पहले तो आप क्या करोगे, आपका मतलब क्या हुआ इसका कि x इज इक्वल टू 2 आपके पास जब आप इंसर्ट करोगे इसमें, तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा आंसर। ठीक है, x - 2 फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जब आप x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 इंसर्ट करोगे इस इक्वेशन में, फंक्शन में, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये मतलब होता है फैक्टर का। ये सवाल है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का। ठीक है, आई होप आपने पढ़ा होगा चैप्टर ये। सही, आगे बढ़ते हैं। पार्ट ए में क्या बोल रहा है, गिवन दैट P1 इज इक्वल टू -2p × P0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो कह रहा है कि जब P आप 1 कर दो तो P1 क्या मतलब है कि x की जगह पे 1 डाल दो, तो 6 × 1³
प्लस ए इंटू वन स्क्वायर प्लस बी इंटू वन प्लस टू, तो ये क्या बन गया? 6 + a प्लस बी, ठीक है, +2 +2, तो a प्लस बी प्लस 8 बराबर है -2 इंटू पी, और x की वैल्यू 0 कर दो। अब की बार x की वैल्यू यहाँ पे 0 इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो 6 × 0³ 0 होता है, प्लस a × 0² 0 होता है, प्लस b × 0 0 होता है, तो आपके पास 2 ही बचा सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या आ गया? a प्लस बी प्लस 8 इज इक्वल टू -2 × 2 -4, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर हो गया +8 -4 -8 के, विच इज -12, ठीक है। ये आ गए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और हमारे पास जो है सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगी? वो आएगी इस इंफॉर्मेशन से कि जो x-2 है फैक्टर है फंक्शन का। तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि जब x की वैल्यू 2 होगी, जब x की वैल्यू 2 होगी, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0। तो आप इसको इक्वेट कर दोगे 0 से। तो 6 × 2 की पावर स्क्वायर क्या होता है? 2 की पावर स्क्वायर हो गया 8, और 6 8 से क्या होता है? 48, है ना। सिमिलरली 4a हो गया +2b +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 4a + 2b, 48 + 2 क्या होता है? 50, तो ये हो गया -50। ये आ गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो इन दोनों को आप सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली टू फ्रॉम टू फाइंड a एंड b। ये हो गया a + b इज इक्वल टू -12, और 4a + 2b इज इक्वल टू -50। इसको आप सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, सही है। तो ये हो गया आपके पास, इसको नीचे कर दो, एक काम करो, इसको नीचे कर लेते हैं। a + b इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो ये हो गया 4 से मल्टीप्लाई करो उसको पहले, तो ये हो गया 4a + 4b, और -12 × 4 क्या होता है? -12 × 4 होता है -48, ठीक है। अब इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन हो गई है -4a -4b और +48, ठीक है। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप ऐड कर दो, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, और +2b -4b क्या होता है? +2 -4 क्या होता है? -2, ठीक है, -2 भी हो गया, और प्लस -50 +48 क्या होता है? -2 हो गया। तो आपके पास b क्या आ गया? 1। तो वंस आपके पास b आ गया, तो अब a भी निकाल लो। a क्या आ जाएगा? इसमें डाल दो a की वैल्यू, b की वैल्यू, ठीक है। तो a आ गया आपके पास -12 -1 विच इज -13। तो a और b की वैल्यू आ गई, a आ गया -13, b आ गया 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है यूजिंग योर वैल्यूज ऑफ a एंड b ऑफ b, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय 2x - 1। तो अब देखो हमारे पास ये था px था, क्या दिया था हमें? 6x³ प्लस ax, ठीक है, ax² प्लस bx + 2। अब क्योंकि हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं, पहले इक्वेशन सही कर लेते हैं अपनी। तो ये हो गया 6x³ a क्या था? -13 x² प्लस x प्लस 2। अब वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय 2x - 1। तो हम पहले 2x - 1 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो हमारे पास x आ जाएगा 1/2, और अब हम डाल देंगे x की वैल्यू को इस इक्वेशन में टू फाइंड द फंक्शन में, टू फाइंड द रिमाइंडर।
6 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 13 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 +2। तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर। ठीक है, यही होता है बेसिकली आपके पास रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। ठीक है, आई होप आपने पढ़ा होगा चैप्टर प्रॉपर्ली, सही है। तो इसको आप सॉल्व कर दो तो आपके पास आंसर आएगा। अ, ठीक है, 6 इंटू 1/2 का क्यूब क्या होगा, 1/8 माइनस 13/1/4 इंटू 1/4 +1/2 +2। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो मैनुअली साइड में, और आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, वो बेसिकली आपका आएगा आंसर 0। तो 0 आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फैक्टोराइज करना है पी एक्स। फैक्टोराइज पी एक्स क्या है हमारे पास, 6x³ +ax² +bx+2। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो है ना फैक्टराइज करना है। अब देखो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो आपके पास 3 फैक्टर्स होंगे। और अगर आप गौर करो क्वेश्चन में, प्रीवियस पार्ट्स में, तो आपको उसने सवाल में ही 2 फैक्टर्स दिए हुए। एक तो आपका ये हो गया, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि ये एज ए फैक्टर दिस। तो आपके पास पहला फैक्टर तो हो गया पी एक्स का, x-2, ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है, आपके पास ये हो गया 2x-1। क्योंकि क्यों हो गया ये, क्योंकि जब आप इसको इसकी x की वैल्यू पुट करते हो इक्वेशन में, तो आपके पास 0 आंसर आता है। तो ये हो गया 2x-1। तो बेसिकली आपको थर्ड फैक्टर फाइंड करना है, उसके लिए आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, विद एनी मेथड जो हमने पढ़ा है क्लास में। ठीक है, प्रॉपरली देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ क्यूबिक इक्वेशन, उसमें से कोई भी अप्लाई कर दो और सॉल्व करो। ठीक है, तो ये तो बहुत एक टिपिकल सवाल था, हाउ टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे क्यूबिक इक्वेशन, तो आपके पास थर्ड फैक्टर भी आ जाएगा। तो आप किस तरह सॉल्व करोगे, बेसिकली आप जो है अप्लाई कर दो कोई भी मेथड जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं, आपने कोई आपके पास ये रही इक्वेशन, px 6x³ -13x² +x+2। ठीक है, तो आप कोई भी एक फैक्टर पकड़ो और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो विद द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² +bx+c, और इक्वेट कर दो इसको, कंपेयर कर दो विद दिस ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो विद दिस, ये हो गया ax² +bx² +cx। ठीक है, हमने उल्टा प्लेस कर दिया, दिस शुड बी हेयर, इक्वेशन यहाँ पे होती है 6x³ -13x² +x+2 कोई भी आप फैक्टर पकड़ लो, x-2 ले लिया मैंने, और इसको मल्टीप्लाई कर दो विद द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको एक्सपेंड करो, ax² हो गया, क्यूब हो गया, +bx² +cx, और -2ax² -2bx -2c। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये हो गया ax³, ठीक है, +bx², और जो टर्म्स x² वाली हैं उनको साथ कर लो, और जो टर्म्स x वाली हैं उनको साथ लिख लो, और जो टर्म्स कांस्टेंट हैं उनको अलग कर दो। तो यहाँ पे कांस्टेंट सिर्फ -2c है। ठीक है, अब इसको आप कंपेयर कर लो विद दिस। ठीक है, ये जो क्यूब वाली टर्म है वो कंपेयर होगी विद द क्यूब वाली टर्म। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, 6x³ इज इक्वल टू ax³।
ठीक है, ए इज इक्वल टू 6 हो गया। और बी निकालना है, तो बी निकालने से पहले आप इसको कॉमन ले लो। पहले ये क्या हो गया, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 AX, जो टर्म्स एक्स स्क्वायर वाली, ये कंपेयर हो जाएंगी विद एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, ठीक है। -13 x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, कट गया एक्स स्क्वायर। तो आपके पास बी क्या आ जाएगा, ए आपको गिवन है, बी -2 × A इज इक्वल टू -13। तो बी आपके पास क्या हो गया, -13 +2 × 6 -1 आ गया बी। और सी निकालना है, तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट को कंपेयर कर लो विद द कांस्टेंट। तो -2C इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 2/-2, तो सी आ गया -1, ठीक है। अब आपके पास जो है ए बी सी आ गया। तो आपके पास जो आपने जनरल फॉर्म निकाली थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसमें पुट कर दो ए बी और सी की वैल्यूज। तो ए क्या आ गया, 6 x स्क्वायर, बी क्या है -1 x हो गया, और सी क्या है -1, ठीक है। तो ये आपके पास बन गई जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मिरर टर्म ब्रेकिंग, और यू कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो आपके पास x की जो है एक वैल्यू और आ जाएगी, इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास एक और फैक्टर आ जाएगा इस क्वाड्रेटिक इस क्यूबिक इक्वेशन का, और वो आ रहा होगा आपके पास 3x+1। इसको आप सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म ब्रेकिंग, तो आपके पास 3x+1 एक और फैक्टर आ जाएगा ऑफ द क्वाड्रेटिक ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। और यही आपके 3 आंसर हो गए, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो ये एक सवाल था, अच्छा सवाल था, रिगार्डिंग रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोल रहा है कि ऑल एंगल्स आर इन रेडियंस, ठीक है। राइट डाउन द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। आपको इक्वेशन दी हुई है 2 cos x/3 - 1, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं, जब भी आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में हो, y = a cos bx + c, तो आपके पास जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, जो a होता है ना, जो कोफिशिएंट होता है ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो होता है आपके पास एम्पलीट्यूड, ठीक है। और जो कोफिशिएंट ऑफ द एंगल होता है, वो उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है। और जो सी होता है +c, ये बेसिकली क्या होता है, शिफ्टिंग को डिनोट करता है। एक ग्राफ जो है वर्टिकली जो है अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, उसको डिनोट करता है, ठीक है। तो मुझे बताओ, बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन, या इस चीज में, इस इक्वेशन में हमारे पास क्या हो गया, एम्पलीट्यूड 2, ठीक है। और क्या क्या बोले, राइट डाउन द पीरियड ऑफ 2 cos x/3 - 1। तो हमने क्या पढ़ा है, इन द केस ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स ग्राफ्स, हम पीरियड किस तरह फाइंड करते हैं, 360/b। बी क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, द एंगल। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है एक्स का, 1/3, ये है आपके पास कोफिशिएंट। तो 360/1/3 आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब 360 × 3 विच इज इक्वल टू 1080, 1080, ठीक है। और 1080 डिग्रीज में आपका आंसर आया है। अगर इसको हम रेडियंस में मेंशन करें, तो ये हो जाएगा 6 पाई, 6 पाई रेडियंस, और 1080 डिग्री, ठीक है, इन डिग्रीज, ठीक है। आप जो भी आंसर लिखो, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। आप रेडियंस में लिखो वो भी सही है, डिग्री में लिखो वो भी एक्सेप्टेबल होगा, सही है। पीरियड उसने कहा है, ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया ना कि किस फॉर्म में लिखना है आपको पीरियड। तो आप डिग्री में लिखो जब भी सही है, आप 6 पाई लिखो जब भी सही है, ठीक है। अब देखो, मतलब क्या होता है पीरियड का,
पीरियड मतलब हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ डिग्रीज आफ्टर विच अ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब कितने डिग्रीज के बाद जो ग्राफ होता है अपने आप को रिपीट करता है, वही पैटर्न। मतलब ये एक ग्राफ बनता है ना, कॉस ग्राफ। ये कॉस एक्स का ग्राफ है। कॉस एक्स का ग्राफ इस तरह होता है ना। एक जनरल ग्राफ कॉस एक्स का इस तरह होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। जो कॉस एक्स होता है ना, कॉस एक्स फंक्शन, उसका जनरल ग्राफ इस तरह होता है। ठीक है। अब देखो इस कॉस एक्स में आपके पास जो आपका वो है, एम्पलीट्यूड क्या है, वन एम्पलीट्यूड है। और आपके पास जो पीरियड होगा उसमें क्या होगा, 360/1, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, वन ही है। तो क्या होगा इसका पीरियड, 360। तो आपके पास जनरल ग्राफ क्या होता है कॉस एक्स का, जिसमें एम्पलीट्यूड होता है वन, और ये होता है पास करा होता है 90 से, 180, 270 और 360। मतलब π/2, पाए, 3π/2। ठीक है। और ये हो गया 2π, सही है, इन रेडियंस। ठीक है। बाय द वे पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है। तो ये आपके पास होता है जनरल ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे पीरियड क्या है, 360 डिग्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक पूरा ग्राफ बनता है ना कॉस एक्स का, वो 360 पे जाके एंड होगा। अब 360 के बाद यही ग्राफ दोबारा से अपने आप को रिपीट करेगा। यही ग्राफ दोबारा से अपने आप को रिपीट करेगा, ये मतलब होता है पीरियड का। अब देखो यहाँ पर, अब आप पार्ट सी में, पार्ट सी में क्या बोल रहे हैं, आपको स्केच करना है इसका ग्राफ। अब स्केच किस तरह करेंगे, देखो आपको पता है यार कि आपके पास जो इस इक्वेशन का पीरियड है ना, वो क्या है, 6π, मतलब 1080 डिग्री। मतलब ये ग्राफ कॉस एक्स का जो नॉर्मली एंड होता है 2π पे, लेकिन ये ग्राफ एंड हो रहा है 6π पे। ये ग्राफ एंड हो रहा है 6π पे, है ना, 6π पे। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 3π तक। तो अब खुद देखो, अगर ये ग्राफ मेरे पास 6π पे एंड हो रहा है, तो ये उसका हाफ होता है, मतलब ये हो जाएगा 3π। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि हम यहाँ पे हमें 3π तक दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा ड्रॉ करना पड़ेगा। हमारे ग्राफ की शेप कुछ इस तरह होगी, यहाँ तक हमारा ग्राफ बनेगा सिर्फ। हमारे ग्राफ की शेप कुछ इस तरह होगी, इस तरह बन रही होगी। मतलब बेसिकली हमें कॉस एक्स का यहाँ पे हाफ ग्राफ ड्रॉ करना है। समझ रहे हो बात। ठीक है। तो हमें एक आइडिया हो गया बेस्ड ऑन फ्रॉम द पीरियड कि शेप क्या होगी हमारे ग्राफ। ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक पूरी साइकिल जो है वो 6π पे एंड हो रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें 3π तक ड्रॉ करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें सिर्फ और सिर्फ ये हाफ साइकिल ड्रॉ करनी पड़ेगी कॉस एक्स की। ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब कॉस एक्स जीरो होता है, कॉस एक्स जीरो होता है, तो आपके पास क्या होता है। अभी देखो, अभी काम करो, अभी जो है ना, स्केच करते हुए जो शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग शिफ्टिंग हो रही है -1, इसको भूल जाओ। समझ लो आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है 2 cos x और 2 cos x/3। ठीक है। 2 cos x/3 ग्राफ दिया हुआ है, समझ लो। ठीक है। इसको आप प्लॉट करो पहले, इसको आप स्केच करो। ठीक है। तो आपको ये पता चल गया भाई कि आपको ये इतना हिस्सा सिर्फ और सिर्फ स्केच करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। कॉस एक्स जब जीरो है, जब एक्स की वैल्यू, जो एंगल है, जीरो है, तो जब मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो रखता हूँ, 2 cos 0/3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos 0। ठीक है। और ये हम पढ़ चुके हैं, आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि बेस्ड ऑन द ग्राफ जो हमने पढ़ा है कि cos 0 क्या होता है, वन होता है। कॉस एंगल जीरो क्या होता है, वन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। वन होता है, तो ये क्या हो गया, टू हो गया, टू आंसर आ गया। तो आपने टू मार्क कर लिया पहले, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है। नेक्स्ट एंगल कौन सा दिया हुआ है, पाए दिया हुआ है, पाए। तो इसको भी प्लॉट करते हैं। तो 2 cos π/3 मतलब 180/3, है ना। 180/3 मतलब होता है 2 cos 60 डिग्री, है ना।
अगर डिग्री में करें। और कॉस 60 डिग्री आपको पता होना चाहिए, ये भी याद कर लो इसकी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपके पास एक हाफ आती है ना, इसकी वैल्यू आपके पास हाफ आती है, कॉस 60 होता है हाफ। अब खुद देखो ना यहाँ पर जनरल ग्राफ में, अगर हम बात करें, कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, कॉस 180 होता है -1, कॉस 270 होता है 0, कॉस 360 होता है 1, ठीक है। तो कॉस 60 के यहाँ पे आएगा ना, तो ये होता है आपके पास, इस तरह बनता है, ये बेसिकली आपके पास हाफ होता है, ठीक है। मैंने बनाया कुछ इस तरह है ना, तो इसलिए वो मैच नहीं करा, लेकिन याद रखना कॉस 60 जो होता है ना, इस तरह कर लोगे, 60 यहाँ पे आ गया, तो कॉस 60 होता है हाफ, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, ठीक है। अब क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, 2 cos 60 मतलब 2 × हाफ मतलब 1, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1, 1 से गुजरेगा, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब देखो, अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे पास इस ग्राफ में 6 पाई पे एंड हो रहा है, तो 6 पाई का हाफ 3 पाई होता है, और 3 पाई का हाफ ये होता है, यानी 3/2 पाई, ठीक है, जो कि इन दोनों के बीच में आएगा 3/2 पाई, ठीक है। जो 3/2 पाई क्या होता है, 1.5 पाई है ना, तो यहाँ पे आएगा। और 3/2 पाई बेसिकली इक्विवेलेंट है टू द 90 डिग्री इन द कॉस एक्स ग्राफ, सही है। 3/2 पाई को हम गुजारेंगे जीरो से, जीरो से गुजर जाएगा ये, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब आ जाओ आप 2 पाई पे, 2 पाई मतलब होता है 360, ठीक है। 2 पाई मतलब क्या होता है, 360, ठीक है। तो 2 पाई क्या होता है, 360। इसका क्या बनेगा प्लॉट, किस तरह इसको हम करेंगे स्केच, देखो भाई, तो इसको आप सिंपली इस एंगल को पुट कर दो इक्वेशन में, 2 cos 360/3, ठीक है। तो 2 cos क्या बन गया, 120, ठीक है। और याद रखना cos 120 भी याद रखना, cos 120 का आप देखो यहाँ पर 90 के बाद यहाँ पे आ रहा है 120, ठीक है। तो cos 120 भी क्या होता है, -हाफ होता है, cos 120 क्या होता है, -हाफ, ठीक है। तो cos 120 इज -हाफ, तो ये 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, -हाफ, विच इज -1, तो ये -1 से 2 पाई आपके पास गुजर जाएगा, -1 से, ठीक है, सही है। और इन दी एंड जो आपके पास 3 पाई है, 3 पाई, ठीक है। तो देखो भाई, आपके पास जो है 3 पाई पे लोएस्ट वैल्यू आ रही है इस ग्राफ की, 3 पाई पे लोएस्ट वैल्यू आ रही है। तो लोएस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए, अगर आपको लोएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, क्योंकि +2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या है इसका, एम्पलीट्यूड। तो 3 पाई आपके पास 2 पाई पे एंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली आपने एक आपने ग्राफ स्केच कर दिया इस तरह, तो आपके पास ग्राफ की इस तरह शेप बन गई, ठीक है। तो देखो भाई, अगर आपके पास, अगर आपको कॉस की वैल्यूज याद होंगी ना, आपको पता होगा भाई cos 60 क्या होता है, cos 90 क्या होता है, cos 180 क्या होता है, cos 120 क्या होता है, cos 270 क्या होता है, cos 360 क्या होता है। तो मेक श्योर करना ये जो वैल्यूज है ना, जिनका या तो हाफ आंसर आ रहा है, -हाफ आंसर आ रहा है, या 1 आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है, इस तरह की वैल्यूज जो है ना, वो आप विद इन 360 डिग्रीज कॉस की याद कर लो, ठीक है। विद इन 360 डिग्रीज जो कॉस की वैल्यूज है ना, वो आप इस तरह याद कर लो, ठीक है। जैसे cos 60 हमने पढ़ा भाई, हाफ होता है, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, cos 180 टू से -1 होता है, cos 120 -हाफ होता है, ठीक है, ठीक है, एंड सो ऑन। एंड cos 240 भी क्या होता है, -हाफ होता है, सही है। और देखो ना, cos 240 यहाँ पे बन रहा है, cos 240 क्या हो जाएगा, ये भी -हाफ है, सही है। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो ये वैल्यूज याद कर लो, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है इन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ इस तरफ ऑन द राइट साइड पाए से, पाए पे के पास से 1 से गुजर रहा है,
तो इस तरफ भी माइनस पाई से भी 1 पे गुजरेगा, तो ये भी आपने इस तरफ को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है। वंस आपने टू ये आपने प्लॉट किया है, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है ना आपने, जो ग्राफ प्लॉट किया है, स्केच किया है, ये आपने स्केच किया है 2 cos x/3 का। अब क्या बोल रहा है, वो कह रहा है भाई साथ में जो है -1 भी है। -1 का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपने जो ग्राफ प्लॉट किया है ना, उसको एक प्लेस, एक यूनिट शिफ्ट कर दो डाउनवर्ड्स। -1 का मतलब क्या है कि इस ग्राफ, पूरे ग्राफ को एक प्लेस डाउनवर्ड शिफ्ट कर दो। जो पॉइंट्स मार्क किए ना आपने, सब पॉइंट्स को एक प्लेस शिफ्ट कर दो डाउनवर्ड। मतलब ये पॉइंट हो जाएगा, एक प्लेस डाउन शिफ्ट किया, यहाँ पे आ गया। ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है। और ये पॉइंट जो था, ये जो यहाँ पे मार्क किया था हमने, यहाँ पे आ गया। और ये पॉइंट जहाँ पे था 0 पे, यहाँ पे आ गया। ये पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। और ये पॉइंट फाइनली -3 पे आ गया। तो आपका जो असल ग्राफ बना है, जो जो इस इक्वेशन को दिखा रहा है, वो ये बना है। ये आपका असल ग्राफ बन गया। ठीक है। इसके आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। ठीक है। अब देखो मार्किंग किस तरह हुई हुई है। जो मार्किंग उसने की हुई है ना, किस बेसिस पे की हुई है, आपको किस चीज के मार्क्स मिलने, ये नोट करो। जो 3 मार्क उसने दिए हुए ना क्वेश्चन के स्केच करने के, वो आपको क्यों मिल रहे हैं। तो देखो, आपको 1 मार्क तो मिल रहा है ये दिखाने के लिए कि आपने जो है इस ग्राफ को पास करवाया है फ्रॉम -π 0। इसका 1 मार्क मिल रहा है, -π 0 और 3π-3। इन दोनों पॉइंट्स को दिखाने के लिए कि ग्राफ इससे पास कर रहा है, आपको मिल रहे 1 मार्क। ठीक है। और दूसरा मार्क आपको मिल रहा है ये दिखाने के लिए कि आपने जो ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट है वो पास करवाया है थ्रू ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है। और जो मिनिमम पॉइंट है वो आपने 3π पे मार्क करवाया है। ये मिनिमम पॉइंट मार्क करवाया है। ठीक है। इसका आपको मिल जाएगा सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट जो आपको मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है इस बेसिस पर कि आपने मैक्सिमम पॉइंट को पास करवाया है 0,1 से, और π, 0 से एक पॉइंट पास करवाया है। तो ये इस तरह आपकी जो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट्स अगर आप ना भी मार्क करो, ना भी प्रॉपर्ली शो करते इस तरह, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स आपको लाजमी तौर पे प्रॉपर्ली शो करने थे। ठीक है। 3 मार्क्स अटेन करने के लिए। ठीक है। और आपको शेप भी इस तरह ड्रॉ करनी थी। ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। सही है। अच्छा, बाय द वे, ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये पूरा क्वेश्चन हमने, मेरी एक वीडियो है ऑन ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट विद द नेम ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स, ये जो वीडियो है ना, ये अब बहुत रेलेवेंट हो गई है इस साल से। क्यों? और भी रेलेवेंट हो गई है क्यों? क्योंकि इस साल से आपके पास P1 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो इस वीडियो में आपके पास पूरा प्रॉपर बताया हुआ है किस तरह हर ग्राफ को शिफ्ट करते हैं। ठीक है। ऑफ साइन, कॉस एंड टेन। ठीक है। और किस तरह इक्वेशंस को स्टडी करते हैं। ठीक है। डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ कॉस। तो अगर आप चाहते हो ना कि आप इस तरह के क्वेश्चंस में ना फंसो, या बेसिकली आपको आराम से कर लो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी टाइप क्वेश्चंस, तो आप वो वीडियो लाजमी तौर पे देख लो। मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल है आपके पास वेक्टर्स का। क्या बोल रहा है, द पैरेललोग्राम ओ ए बी सी। पहले आप ड्रॉ कर लो मेरे पास साइड में रफ में। तो ये आपके पास एक रफ ड्रॉ किया है मैंने, ओ ए बी सी। ठीक है। ये इस तरह कर लो तो ज़्यादा अच्छा है कि ओरिजिन नीचे आ जाए। ओ सॉरी, ओ ए बी सी। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ओ ए आपको दिया हुआ है, ए। ठीक है। और ओ सी आपको दिया हुआ है, सी। कह रहे पॉइंट डी लाइज ऑन ओ सी सच दैट ओ डी रेशो डी सी इज 1:1 कि भाई पॉइंट डी इस तरह लाई कर रहा है ओ सी पर कि ओ डी जो है ना,
रेशो डी सी 1:2 है। ठीक है, मतलब ओ डी आपके पास एक रेशो है अगर, तो डी सी क्या है, 2 रेशोज। ठीक है, तो पूरा मिला के क्या बन रहा है, 3 पार्ट्स बन रहा है। ठीक है, इसमें से एक पार्ट ओ डी है और 2 पार्ट डी सी है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि पॉइंट ई लाइज ऑन ए सी, तो ये आपके पास डायगोनल ए सी है, सच दैट ए ई रेशो ई सी इज 2:1। ए ई रेशो ई सी इज 2:1। ठीक है, अब क्या बोल रहा है फर्दर, शो दैट ओ बी इज k टाइम्स डी ई, वेर k इज एन इंटीजर टू बी फाउंड। तो ये शो करने के लिए हमें, और k निकालने के लिए हमें पहले ओ बी और डी निकालना पड़ेगा। तो भाई ओ बी किस तरह निकलेगा, ओ बी आपके पास है क्या, ये रहा आपके पास ओ बी, ये डायगोनल है आपके पास ओ बी। तो ओ बी निकालने के लिए हम किस तरह मूव करेंगे। अच्छा, याद रखना कि पैरेललोग्राम में क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, से ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो अगर हमारे पास ओ सी सी है, तो ए बी भी क्या होगा, सी। अगर हमारे पास ओ ए है, तो सी बी भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो हम निकालना क्या है, हमें ओ बी निकालना है। तो ओ बी विल बी इक्वल टू ओ सी प्लस सी बी। ठीक है, या ओ बी इज इक्वल टू, जो दिया हुआ है आसान कर लो, ओ ए प्लस ए बी। ठीक है, तो ओ ए क्या दिया हुआ है, ए बी क्या दिया हुआ है, सी। तो ओ बी क्या आ गया हमारे पास, ए प्लस सी आ गया। इसको आप साइड में कर लो, ये आपने निकाल लिया, साइड में कर लो। अब निकालना है डी। डी ई किस तरह निकलेगा, डी क्या है भाई हमारे पास, डी है हमारे पास, डी ई है हमारे पास, ये डी ई। अब देखो डी ई निकालने के लिए क्या करेंगे, हम किस तरह मूव करेंगे, डी ई निकालने के लिए डी सी प्लस सी। ठीक है, तो डी सी निकालने के लिए पहले हम डी सी निकालते हैं। अब देखो डी सी क्या है हमारे पास, डी सी क्या है, अब देखो हमें बताया हुआ है कि ओ डी रेशो डी सी 1:2 है। ठीक है, और पूरा हमारे पास ओ सी क्या है, सी है। ठीक है, तो अगर मुझे डी सी निकालना है, तो आई नो भाई डी सी क्या है, 2 पार्ट्स कवर कर रहा है आउट ऑफ द होल 3, 2/3 ऑफ ओ सी, है ना। डी सी जो है वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है 2 पार्ट्स आउट ऑफ द होल 3 पार्ट्स ऑफ ओ सी। तो ये क्या हो गया, 2/3 सी। क्योंकि ओ सी हमारे पास पूरा क्या है, सी है ना, तो 2/3 सी, स्मॉल सी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2/3 सी। तो डी सी हमारे पास क्या आ गया, 2/3 सी फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, निकाल लिया हमने। अब क्या बोल रहे हैं, हमें निकालना है सी ई निकालना है। अब सी निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये इंफॉर्मेशन कि ए ई रेशो ई सी बराबर है 2:1। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि ई सी हमारे पास क्या होगा, ई सी इज बेसिकली 1 पार्ट आउट ऑफ द होल 3 पार्ट्स ऑफ व्हाट, ऑफ ए सी। ठीक है, और क्या हमें ए सी पता है, हमें ए सी नहीं पता, लेकिन हम ए सी आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि ए सी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सी विल बी ए ओ प्लस ओ सी। तो ए हो गया हमारे पास माइनस है, और ओ सी क्या हो गया, सी। तो सी माइनस ए विल बी ए सी। तो 1/3 सी माइनस ए विल बी ई सी। ठीक है, बेसिकली ई सी क्या हो गया, 1/3 सी माइनस 1/3 ए। ठीक है, और हाँ, ये हमारे पास ई सी आ गया। तो सी क्या बन जाएगा, सी बनने के लिए हम इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 ए
-1/3c, ये आ गया सी। 1/3 -1/3 ए ठीक है, इसको आप सॉल्व करो। 2/3 c प्लस 1/3 ए -1/3 c, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास? 1/3, 2/3 c -1/3 c क्या होता है? 1/3 c, ठीक है। तो 1/3 ए, ठीक है, प्लस 1/3 c, ये आपके पास क्या आ गया? डी। तो आपने डी भी निकाल लिया और ओ भी निकाल लिया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ओ बी के टाइम्स है डी, ठीक है। ओ बी के टाइम्स है डी, तो ओ बी हमारे पास क्या आया था? A+C। और डी क्या आया था हमारे पास? डी क्या आया था? 1/3 A प्लस 1/3 C, ठीक है। तो अगर मैं इस साइड में से डी में से 1/3 कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा? A+C = 1/3 A+C, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास, अगर हम इसको कंपेयर करें, विद द अबव रिलेशनशिप, तो हमारे पास, मुझे बताओ, देखिए गौर से, क्या बन रहा है? के बराबर हो गया आपके पास 1/3 के बराबर हो गया 1/3 के। बल्कि सॉरी, ये गलती कर दी हमने। हमारे पास के 1/3 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो डीई है ना, डीई, वो बराबर है 1/3 टाइम्स A+C के। लेकिन के क्या हो जाएगा हमारे पास फिर? ये निकालना पड़ेगा हमें। अब खुद देखो, मुझे बताओ, टू मेक बोथ साइड्स इक्वल, हमें के क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक साइड पे A+C है और दूसरी साइड पर 1/3 A+C है। तो मुझे के 1/3 को किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमारे पास इस साइड पे सिर्फ और सिर्फ A+C बचे? तो जाहिर सी बात है, अगर मैं 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ क्या बचेगा? 1, मतलब A+C ही बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो हेंस हमारे पास के क्या हो जाएगा? के विल बी इक्वल टू 3, क्योंकि अगर मैं के 3 करता हूँ तो अब देखो ये क्या हो गया? 3 3 कैंसिल हो गया। A+C = A+C, बोथ साइड्स इक्वल, ठीक है, हेंस शोन, ठीक है। तो हमारे पास के क्या हो गया? के की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, के विल बी इक्वल टू 3। इसके आपको मिल जाएंगे 5 मार्क्स। अब ये देखो, ये सवाल है आपके पास लॉग्स का। क्या बोल रहा है कि लॉग AP प्लस लॉग A5 माइनस लॉग A4 = log A20। तो अब देखो यहाँ पे लॉग जो है, साफ साफ रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। लॉग बेसिस सेम है, यहाँ पे ऐड हो रहा है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिवाइड कर दोगे। तो लॉग आपने बेस कॉमन ले ली, ठीक है। और आपने बेसिकली जहाँ प्लस हो रहा है उनको मल्टीप्लाई कर दिया 5p, और माइनस हो रहा है उसको आपने डिवाइड कर दिया, इज इक्वल्स टू लॉग A की A⁻20। तो लॉग ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 5p/4 इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया 5p = 20 × 4 क्या होता है? 80। तो P विल बी इक्वल टू 16, ठीक है। P विल बी इक्वल टू 16, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है वो फर्दर? सॉल्व द इक्वेशन 3 की पावर 2x+1 +8 × 3x - 3 ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो ये, तो आप क्या करो, पहले आप 3 2x+1 की जो पावर है ना, उसको जरा खोल दो तो क्या बन जाएगा? अगर 3 2x+1 को मैं खोल दूं
विद द रूल्स ऑफ इंडाइसिस, तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 2x इंटू 3। और इसको मैं फर्दर खोल दूं तो क्या बन जाएगा 3 की पावर x इंटू की पावर 2। ठीक है। अब देखो, आपके पास यहाँ भी 3x आ रहा है, यहाँ भी 3x आ रहा है, तो आप क्या करो, लेट कर लो 3x को एज वाई। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास, ये हिस्सा हो जाएगा y² इंटू 3, मतलब 3y²। तो ये क्या हो गया, 3y² प्लस 8y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब वंस आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, तो इसको आप सॉल्व कर लो, ट्राई कर लो विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है। तो आपके पास, आप सॉल्व करोगे इसको, तो आपके पास दो आंसर आएंगे y के, -3 आएगा y, और y आएगा 1/3। ठीक है। लेकिन एज यू नो कि ये फाइनल आंसर नहीं है आपके पास, क्योंकि आपने जो y है वो लेट किया है। और क्या लेट किया है, y आपने लेट किया था 3 की पावर x। तो 3 की पावर x विल बी इक्वल टू -3, एंड 3 की पावर x विल बी इक्वल टू 1/3। अब x निकालने के लिए क्या करोगे, अप्लाई करोगे लॉग, लॉग करो, इंट्रोड्यूस करो लॉग, बेस रिमेन्स द सेम, पावर के बाद बिकम्स द पावर, एंड पावर गोज इक्वल टू के बाद। तो ये हो गया लॉग की बेस। अब देखो, आपको पता है भाई कि जब भी आपके पास लॉग की बेस पावर नेगेटिव आ जाए, जब भी लॉग में बेस की पावर नेगेटिव हो, तो दैट लॉग कैन नॉट बी सॉल्व। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास आंसर नहीं होगा। सही है। ठीक है। आई होप क्लियर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही आपके पास आंसर है कि 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। अब सवाल ये है कि इसको आप सॉल्व किस तरह करोगे, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं। ठीक है, तो यू कैन नॉट अप्लाई लॉग्स। तो बेसिकली आप खुद देखो यहाँ पे यार, अगर आप 3 को ऊपर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर -1, है ना। तो अब आपके पास दोनों तरफ बेस सेम हो गई, तो बेस को कैंसिल कर दो और पावर्स को आपस में क्या कर दो, वेट कर दो। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -1, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है। अब फर्दर आप सॉल्व करो पार्ट सी। पार्ट सी में क्या बोल रहे हैं कि सॉल्व द इक्वेशन दिस, 4 log 2, सॉरी 4 log y की पावर बेस पावर 2 प्लस लॉग बेस 2 पावर y इज इक्वल टू 4। इसको आप सॉल्व करनी है, तो किस तरह करोगे। ठीक है, तो आपको भाई पता है कि पहले एक काम करो, इस 4 को कोफिशिएंट को बना दो पावर ऑफ द पावर। ठीक है, तो ये बन जाएगा log बेस y 2 की पावर 4। ठीक है। और ये बल्कि देखो, ये पार्ट सी इस तरह होगा कि 4 log बेस y 2 प्लस लॉग की बेस 2 y इज इक्वल टू 4। तो अब देखो, अगर मैं इस log y 2 को, log बेस y पावर 2 को नीचे भेज दूँ डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाएगा, log बेस 2 पावर y। ठीक है, प्लस log बेस 2 पावर y। तो आपके पास ये log बेस 2 पावर y आ गई ना हर तरफ। तो आप क्या करो, आप लेट कर लो log बेस 2 पावर y एस, लेट सपोज कर लो a। ठीक है, तो क्या हो गया, 4/a प्लस a इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, एलसीएम ले लो आप, a 4 प्लस a² इज इक्वल टू 4। तो 4 प्लस a² इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, और a² -4a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, इसको आप सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ मिरर टर्म ब्रेकिंग। तो आपके पास आंसर कुछ क्या आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा
आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 2, और ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सिर्फ 2 ही आ रही है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू आपके पास सिर्फ 2 आ रही है, ठीक है। तो ए आपने क्या लिया था? ए आपने लिया था लॉग बेस 2 पावर वाई। तो लॉग बेस 2 पावर वाई आ रहा है बेसिकली आपके पास 2, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो अब आपको वाई निकालना है, तो आप किस तरह करते हो? आप रिमूव करोगे लॉग, बेस रहेगी सेम, जो इक्वल टू के बाद है दैट विल बिकम द पावर, एंड पावर विल गो इक्वल टू के बाद। तो वाई बराबर हो जाएगा 2 की पावर स्क्वायर के, यानी वाई बराबर हो जाएगा 4 के, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपके पास फंक्शंस का। इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें कह रहा है आपसे, दो फंक्शन दिए मैं आपको। तो आपको बेसिकली दो फंक्शंस दिए हुए ना। तो दिया हुआ है f(x)(3) एक्सपोनेंशियल की पावर 2x+1, और डोमेन दिया हुआ है x इज रियल, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और g(x) क्या दिया हुआ है x+1, अगेन डोमेन दिया हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या बोला? राइट डाउन द रेंज ऑफ f एंड द रेंज ऑफ g। तो पहले हम निकालते हैं रेंज ऑफ f। अब देखो, रेंज ऑफ f निकालने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो आपके पास e की पावर x होता है ना, इसका ग्राफ किस तरह बनता है। इसके ग्राफ की शेप जो है ना, आपको पता होना चाहिए, जो हम पढ़ चुके हैं इन दी चैप्टर ऑफ लोगैरिथम्स। तो मेरे पास लोगैरिथम्स के चैप्टर में जो मेरे एक प्लेलिस्ट है ना, उसमें एक वीडियो है, अगर आप देखो तो, इसका नाम है ग्राफ्स ऑफ लोगैरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपके पास आपको शेप बताए हुए हैं मैंने, ए ऑफ डिफरेंट लोगैरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ्स, ठीक है। तो अगर आप देखो उस वीडियो में, तो हमारे पास जो ई एक्स होता है ना, e की पावर x, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। बेसिकली वो पास करता है 1 से, और इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस ये जाता रहता है नीचे इस तरह। और ये, इसकी एक खासियत ये होती है कि ये जो है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मतलब ये, इट कैन टच जीरो, लेकिन जीरो से नीचे नहीं जाएगा ये। मतलब ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर कभी भी नहीं पहुंचेगा, यहीं पे घूमता रहेगा, बस यहीं पे यूं ही होता रहेगा, बस चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा टिल इन्फिनिटी। सही है। तो इट विल नॉट बेसिकली क्रॉस टूवर्ड्स दी गो टूवर्ड्स दी नेगेटिव एक्सिस। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि हमारे पास जो e की पावर x है ना, e की पावर x जो है, उसका कम से कम वैल्यू भी जो होगी ना, वो क्या होगी? जीरो होगी। कम से कम वैल्यू भी क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास रेंज दी हो हमें कि x इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, कि x जो, x कैन बी एनी रियल नंबर। मतलब रियल नंबर ही होता है, मतलब रियल नंबर, मतलब कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव आपके पास नंबर हो सकता है x, ठीक है। तो इसका मतलब है x कैन ऑल्सो बी द अ वेरी नेगेटिव नंबर, राइट। और बहुत नेगेटिव नंबर पे ई एक्स का ग्राफ क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। लाइक अगर आप कैलकुलेटर लो ना हाथ में, अपने हाथ में कैलकुलेटर पकड़ो और टाइप करो e की पावर -1000, तो आपके पास आंसर जीरो आएगा। e की पावर -1000, तो आपके पास आंसर जीरो आएगा। इसका मतलब है कि एट एक्सट्रीम नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास e जो है ना, e की पावर x विल बिकम जीरो, राइट, विल बिकम जीरो। लेकिन आप चेक करोगे कि ये जीरो से कम नहीं होगा, इसकी वैल्यू जीरो से कम नहीं होगी। मतलब अगर आप लेट से टाइप करो e की पावर -10,000, जब भी आपका आंसर जीरो ही आएगा। e की पावर -1,000,000, जब भी आपका आंसर जीरो ही आएगा। इससे क्या पता चला कि e की पावर x का जो ग्राफ है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी जो लोअर लिमिट क्या है? हमेशा जीरो ही होती है। अपर लिमिट तो इन्फिनिटी है, वो तो एक्सटेंड कर ही जा रहा है ऊपर। अपर लिमिट जो है इस ग्राफ की, वो तो इन्फिनिटी है, वो तो ऊपर जा ही जा रही है। लेकिन जो लोअर लिमिट है वो क्या है? जीरो। सही है।
तो ये बात आपको भूलनी नहीं है। तो ई की पावर एक्स का जो ग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, ठीक है। इसकी शेप पता हो आपको, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों पता हो उसकी, ठीक है। अब देखो, सिंस एक्स जो है वो कोई भी रियल नंबर है, तो क्या पता एक्स एक एक्सट्रीम नेगेटिव वैल्यू हो, तो उस केस में वाई जो है जीरो होगा। सॉरी, उस केस में ई की पावर एक्स जो है, मतलब ये जो है, इट विल बिकम जीरो। इट विल बिकम जीरो। तो ये क्या बन जाएगा? 3 × 0 - 1, क्या हो जाएगा बेसिकली? सॉरी, +1 है। 3 × 0 + 1, तो ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ एक्स मतलब वाई होता है ना, बेसिकली एफ एक्स मतलब वाई होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाई की रेंज होगी ना, मतलब वाई आपके पास 1 से कम नहीं हो सकता। वाई कैन नॉट बी बिलो 1। वाई आपके पास जो है ना, वो 1 से ऊपर ही होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है, एक्सपोनेंट जो ग्राफ है, इसकी कम से कम वैल्यू भी कितनी होगी? जीरो होगी ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि y जो है, वो आपके पास उसकी जो रेंज होगी, वो कम से कम भी क्या होगी? 1 होगी ना। मतलब y 1 से बड़ा होगा बेसिकली, ठीक है। y बेसिकली 1 से बड़ा होगा। तो आपके पास रेंज ऑफ f आ गई, एफ एक्स आ गई, कि एफ एक्स विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। और जनरली देखा जाए ना, तो ई एक्स का जो ग्राफ होता है ना, ई एक्स का जो ग्राफ होता है, वो आपके पास, अच्छा एक और बात समझ लो, जो ई की पावर एक्स का ग्राफ बनता है ना, वो हकीकत में ना, इन रियलिटी, कभी भी जो है ना, एक्स एक्सेस को टच नहीं करता। जो आपके पास कैलकुलेटर में जीरो वैल्यू आ भी रही है ना, तो वो आपके पास जीरो उसने अप्रोक्सीमेट किया हुआ है। वो जीरो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। वो इस तरह होगी, 0.0000000 समथिंग कुछ होगी, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए ये बात समझ लो कि जो ई की पावर एक्स का ग्राफ है ना, ये कभी भी बहुत क्लोज आ जाएगा इसके एक्स एक्सेस के, लेकिन कभी टच नहीं करेगा उसको, कभी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? कि इट विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। कि एफ एक्स जो है, अगर ई की एफ एक्स ई की पावर एक्स है, तो एफ एक्स कभी भी इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है। ये बात नोटिस करने वाली है, ठीक है, कि इट विल नेवर टच दी एक्स एक्सेस। तो बेस्ड ऑन दिस, जब भी हम बोलेंगे कि हमारे पास जो है ना, हम जो बोल रहे हैं ना कि एफ एक्स जो रेंज हमने दी है, कि एफ एक्स ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है? कि एफ एक्स 1 के बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि एफ एक्स 1 के बराबर पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ई की पावर जो एक्स है, या ई की पावर 2x, इट विल नेवर रीच जीरो। मतलब ये जीरो से थोड़ा बहुत बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। जीरो से बड़ा होगा मतलब बेसिकली, कभी भी एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। जब भी हम बोल रहे हैं कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, अगर ये ग्राफ जीरो को रीच करता है ना, तो फिर हम बोलते हैं कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन n = 1। हम क्यों ही लगा रहे इक्वल्स टू? क्योंकि एफ एक्स जो है, कभी भी रीच करेगा ही नहीं जीरो को, क्योंकि इसके अंदर एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है ना। दैट्स द रीजन। जब भी हमने यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया कि एफ एक्स बड़ा है 1 से, इतना पता है हमें, हमें बता दिया उसको, ठीक है हमने। तो ये इसकी लॉजिक है कि ना इक्वल टू ना लगाने की, ठीक है। तो एफ एक्स ग्रेटर देन 1 आपके पास आंसर आ गया। अब क्या बोल रहा है? राइट डाउन द रेंज ऑफ जी। तो जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब जो क्या बोल रहा है, जी का डोमेन क्या है? कि एक्स इज अ रियल नंबर। तो अगेन ये तो सिंपल एक फंक्शन है। तो क्यों, जब आपके पास एक्स रियल फंक्शन है, रियल नंबर है, तो जी एक्स भी क्या हो जाएगा? जी एक्स विल ऑल्सो बिलोंग टू अ रियल नंबर, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपके पास, ठीक है। इसमें एक सिंपल क्लियर आंसर है, ठीक है। आपको 2 मार्क मिल गया इसके। अब क्या बोल रहा है कि पार्ट 2 में फाइंड जी स्क्वायर जीरो। तो पहले आप जी स्क्वायर निकालें। जी एक्स आपके पास ये रहा,
x+1, जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, x+1 स्क्वायर हो गया, मतलब x², 2x+1, ठीक है। और कह रहा है कि जीरो है ये, जी स्क्वायर, तो जीरो पुट कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा बेसिकली। आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आ गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हेंस फाइंड f(g²) x। तो आपके पास g² 1 आ गया, ठीक है। g² 0 1 आ गया, g² 0 जो है 1 आ गया आपके पास। तो कह रहा है बेसिकली f1 निकाला है। तो f की वैल्यू क्या है, 3e⁻²x +1 दिया हुआ है, तो इसमें आप 1 पुट कर दो, 3e⁻² +1, ठीक है। सॉरी, बल्कि हमने एक गलती कर दी। ये जी स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि जी स्क्वायर कर दो आप उसको। इसका मतलब ये है कि आपके पास कॉम्पोजिट फंक्शन है g²x। इसका मतलब ये होता है फंक्शंस में कि जी के अंदर जी, के इसका मतलब क्या होता है कि जी के अंदर जी, ये होगा आपका। इसका इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो पहले आप जी की वैल्यू 0 डाल के निकालोगे, तो क्या हो गया, जी 0 आपके पास हो जाएगा, 0+1, तो 1 आ गया। तो अब जी 1 निकालोगे आप, विच विल ऑल्सो टर्न आउट टू बी 2। तो g² 0 आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जी के अंदर g0, ठीक है। तो 2 आ गया आपका आंसर। अब क्योंकि g² 0 2 आ गया, इसकी वैल्यू 2 आ गई है, तो इसको आप पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में। इसका मतलब क्या है आपके पास, इसका मतलब ये है कि f के अंदर, g² 0, और g² 0 हम निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो मतलब f के अंदर 2, ठीक है। तो f हमारे पास क्या आता है फंक्शन, 3e⁻²x +1, ठीक है। तो 3e⁻²× 2 +1, 3e⁻4 +1 विल बी योर आंसर फॉर पार्ट 3। आई होप क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका पार्ट 4 देखो, क्या बोल रहा है, ऑन द एक्सिस बिलो स्केच द ग्राफ ऑफ y = f(x) एंड y = f−1x। तो हमारे पास f(x) क्या था, हमारे पास f(x) क्या है, क्या दिया हुआ है हमें, 3 × e⁻²x +1, ठीक है। 3 × e⁻²x +1, ये दिया हुआ है हमें फंक्शन f(x). तो अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो ये ग्राफ होता है e⁻x, इसकी शेप किस तरह होती है, ये पढ़ लिया ना हमने। अब बस हमें ये निकालना है, ये चीज निकालनी है कि ये जो पूरा ग्राफ है, ये y एक्सिस पर कहाँ से गुजरेगा। जो जनरल ग्राफ होता है ना e⁻x का, वो तो गुजरता है 1 से, लेकिन ये क्योंकि पूरा एक एक्सप्रेशन है, तो ये कहाँ से गुजरेगा, ये देखने के लिए आप क्या करोगे, टू फाइंड द y इंटरसेप्ट, आप कर दोगे x को 0। तो f(x) = जब x 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया, ये हो गया 3+1 मतलब 4। तो आपके पास क्या आ गया, वाई इंटरसेप्ट 4 आ गया। तो बेसिकली ये आपके पास ये जो ग्राफ है, ये गुजरेगा 4 से, ठीक है, कुछ इस तरह 4 से गुजरेगा, कि इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस, और ये जाएगा ऊपर तक, ठीक है। सही है, ये आपने बना लिया y =
y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। अब देखो, इन फाइव एफ इनवर्स एक्स बनाना है, क्या करेंगे, इसी ग्राफ को आप रिफ्लेक्ट कर दोगे अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। फिर आप ड्रॉ करोगे लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। तो आप इनवर्स बनाने के लिए इसी ग्राफ को जो ड्रॉ किया आपने, स्केच किया है, इसको आप रिफ्लेक्ट कर दोगे अलोंग दिस लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो अब ये, क्योंकि यहाँ पे था पहले, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा। तो ये आपका बन गया आफ्टर रिफ्लेक्शन। और ये है आपके पास y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, आई होप क्लियर है। ये आपने दो ग्राफ फॉर्म कर दिए। ठीक है, सही है। फिर क्या बोला है पार्ट बी में? पार्ट बी में कह रहा है इट इज गिवन दैट एच एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, एक्सप्लेन बाय -2 till 2 is not a suitable domain for एच एक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप लेट सपोज करो कि आप -2 डालते हो इस फॉर्म में, तो आपके पास -2 डालने की वजह से डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में जीरो आता है, तो दैट फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड। ठीक है, तो आप ये लिखोगे, सिमिलरली आप 2 डालते हो जब भी यही हशर होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे भाई कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इट बिकम्स अनडिफाइंड। तो जब एक्स जीरो हो जाएगा ना, ये हिस्सा जीरो हो जाएगा, तो पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, जब भी आपके पास ये जो डोमेन है सूटेबल नहीं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है फर्दर पार्ट टू में कह रहा है कि गिवन दैट एच वन इज फोर, एच वन मतलब एच के अंदर वन, इन प्लेस ऑफ एक्स आप डाल दोगे वन। ठीक है, और कह रहा है एच डिफरेंशियल इज 1 इज इक्वल टू 16, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो जब कह रहे हैं एच इज 1 है, तो हमने शो कर दिया, और ये बराबर है 4 के, तो मतलब ए प्लस बी अपॉन 1 इज इक्वल टू 4। ये आ गया आपके पास एक इक्वेशन। फिर आप क्या करोगे, फिर आप जो है एच एक्स को पहले डिफरेंशिएट करोगे, ए प्लस बी एक्स, ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स-1। ठीक है, तो इसको पहले आप डिफरेंशिएट करो, तो ये कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, और ये -1 मल्टीप्लाई हो गया बी से, तो ये -b हो गया, और x का पावर एक कम हो गई, -1 क्या होता है, -2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एच डिफरेंशियल एक्स क्या आ गया, -b अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो कि बराबर है 16 के। ठीक है, तो इससे आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। इस इक्वेशन से आप निकाल लो b की वैल्यू, तो -b इज इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर, 16 एक्स स्क्वायर। अच्छा, आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है ना कि भाई एक्स क्या है, 1 है। ठीक है, तो आप पहले एक्स पुट कर दो, -b इज इक्वल टू 16 इंटू 1 स्क्वायर, तो -b इज इक्वल टू 16, और b बराबर हो गया -16 के। ठीक है, तो b आ गया -16। अब b की वैल्यू पुट कर दो, a प्लस 16/1 इज इक्वल टू 4, और a हो गया 4 - 16 क्या होता है, 4 - 16 विल बिकम -12, है ना। b क्या आया था, -4 - 16 क्या होता है, -12। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -12। ठीक है,
तो हमने गलती कर दी, हमने डिफ्रेंशिएट करते हुए एक गलती कर दी है। ये एच एक्स जो है ना ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये तो मैं सही निकाला है हमने, ये जो है ना, ये सही निकाला है कि ए प्लस बी बराबर हो गया 4 के, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है वो कि एच का डिफरेंशियल जो है 16 के बराबर है जब वन हो एक्स। तो पहले हम एच एक्स को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये हो जाएगा ए प्लस बी x-2। तो एच डिफरेंशियल एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो गया। और ये हो गया -2b, ठीक है। और एक्स आ गया -3, ठीक है। तो एच डिफरेंशियल एक्स क्या बन गया, -2b अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो एच डिफरेंशियल वन क्या हो जाएगा, -2b अपॉन 1, ठीक है, मतलब -2b, ठीक है। और क्या बोल रहा है वो कि एच डिफरेंशियल वन जो है बराबर है 16 के, मतलब -2b बराबर है 16 के, मतलब b बराबर है -8 के, ठीक है। तो b वंस मेरे पास 8 आ गया, इसको आप डाल दो इस इक्वेशन में। तो a-8 = 4, और a बराबर हो गया 4 + 8 यानी 12 के, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो ये था आपके पास, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था ऑन द चैप्टर ऑफ फंक्शन, सही है। आप क्या बोल रहे हैं फर्दर, क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 में बोलता है आपसे कि इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द 16th टर्म, ठीक है। द सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड द 16th टर्म इज इक्वल टू 33। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन, ठीक है। तो फ्रॉम 7 ऑनवर्ड्स, 7 8 और 7 8 9 10 जो क्वेश्चंस हैं, टिल 10 क्वेश्चंस हैं, ये हम करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है, द नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए इतना काफ़ी है, क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो चैनल को, लाइक करो, ठीक है। और मैं जो तमाम जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं ना एड मैथ्स के, सबकी लिंक डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कोई भी आपका चैप्टर वीक हो, किसी में मसला हो रहा हो, ठीक है, तो आप जाओ प्ले लिस्ट पे, प्रॉपर आपको डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे अलॉन्ग विद दी पास्ट पेपर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो कर लो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।